हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है, जिसमें हम सीएफटी पढ़ रहे थे। सीएफटी का ही पार्ट 2 जो है हम स्टार्ट करेंगे। आज हम सीएफटी को खत्म भी करेंगे। ठीक है भाई, आ जाइए। तो अगले 2 घंटे इत्मीनान से आप बैठ जाइए, बहुत बढ़िया काम चालू होने वाला भाई। सीएफटी के बारे में हमने पढ़ा था, ये सब पॉइंट हमने कल डिस्कस कर लिए थे। एफ इजिकल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्यों अनसिमेट्रिकली स्प्लिटिंग होती है, मतलब स्प्लिटिंग क्यों होती है? क्योंकि अनसिमेट्रिकली एनर्जी बढ़ती है। अनसिमेट्रिकली क्यों बढ़ती है? क्योंकि डी के जो डब्बे हैं उनकी जो ओरिएंटेशन हैं स्पेस में वो अलग अलग होती है। फिर हमने वो क्यूब के अंदर उन चीज़ों को जमा कर भी देखा था कि कैसे कैसे दिखते हैं, किस किस की एनर्जी कहाँ कहाँ होती है, वो सब हमने देखा। एक चीज़ इसमें नई है कि अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो फिर उस पर तो माइनस नहीं होगा। फिर हम क्यू माइनस किसे मानेंगे? तो बोलेंगे कि जो न्यूट्रल लिगेंड होगा उसमें भी वो क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। कैसा मॉलिक्यूल होगा? वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। जब वो पोलर मॉलिक्यूल होगा तो क्या होने वाला है? चलिए, तो उसमें क्या है कि एक तरफ डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होने से किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज सेपरेशन है वो बराबर नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर नहीं होता। मतलब किसी एक हिस्से पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। जिस हिस्से पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उस हिस्से को हम माइनस पूरा तो नहीं बोल सकते, यानी क्यू माइनस तो नहीं बोल सकते, लेकिन पॉइंट डाइपोल मान लेंगे। एनसीईआरटी कहती है फॉर द न्यूट्रल लिगेंड्स, है ना, हम क्यू माइनस को क्यू पूरा माइनस नहीं, क्यू डेल्टा माइनस मान के, मतलब उसे एक पॉइंट डाइपोल कंसिडर करके, हाँ मतलब वो वही काम करेगा जैसा माइनस वाला करता है, वैसा ही काम करेगा। ठीक है बेटा, वैसे हम मान लेंगे। आ जाइए, फिर हमने यहां पे देखा इन सब चीजों को कि ये फेस का सेंटर होता है। फेस के सेंटर से एक्स वाई और जेड एक्सिस निकले हुए हैं, ये हमने कल डिस्कस किया था। फेस के सेंटर से एक्स वाई और जेड एक्सिस निकले हुए हैं, और एज के कॉर्नर्स पे कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन रखते हैं? ये एज के कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं बिटवीन एक्सिस वाले। फेस के सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन रखते हैं? वो रखते हैं एक्सिस एक्सियल वाले, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और लिगेंड्स अगर एक्सिस से अटैक करेंगे तो एक्सिस हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस है। अगर लिगेंड एक्सिस से अटैक करते हैं मतलब फेस के सेंटर में घुसेंगे, और फेस के सेंटर में घुसेंगे तो आगे इन्हें ये मिलेंगे। कौन मिलेगा? पहले ये मिलेंगे, एक्सियल वाले मिलेंगे, क्योंकि ये फेस के सेंटर पे ही अपनी इलेक्ट्रॉन्स की दुकान खोल के बैठे हैं। तो जब लिगेंड फेस के सेंटर से अटैक करेंगे, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस से अटैक करेंगे, तो ज्यादा रिपल्शन किनको मिलेगा? उनको जो अपनी दुकान फेस के सेंटर पर ही लेके बैठे हैं। तो ये दोनों को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा और तीनों को रिपल्शन कम मिलेगा। ठीक है, ये हमने बात करी। तो हम आज उसी की बात करते हैं कि व्हाट इज स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या होता है जब 6 लिगेंड्स अटैक करते हैं, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा? 6 है। मोनोडेंटेड लिगेंड्स मानते हुए हम 6 लिगेंड्स मान लेते हैं। बाइडेंटेड अगर होंगे तो डोनर एटम्स जो है वो 6 होंगे। तो यस वी कैन से कि जो डोनर एटम्स होंगे, डोनर एटम्स कितने अटैक करेंगे? 6 एटम्स होंगे। अब उस केस में आप मोनोडेंटेड के केस में भी आप डोनर एटम 6 ही होंगे, बाइडेंटेड हैं तो भी डोनर एटम 6 ही होंगे। यानी कि डोनर एटम लिख दो, आप सेफ हो जाते हो। क्योंकि कई बार होता है ना कि जो बाइडेंटेड लिगेंड्स है उसमें लिगेंड 3 आएंगे लेकिन बॉन्ड 6 बनाएंगे, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि 6 लिगेंड अटैक कर रहे हैं, नहीं बोल सकते ना। फिर आप क्या बोलोगे? 6 डोनर एटम अटैक कर रहे हैं। डोनर एटम बोल के आप सेफ हो जाते हो, क्योंकि उसमें भी डोनर एटम तो 2 ही होंगे, तो 3 में 6 होंगे, ऐसे वाली चीज है। तो डोनर एटम बोल सकते हो। इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड लिगेंड्स अप्रोचेस फ्रॉम एक्सिस एक्स वाई जेड, ये चीज हमें पता है। हम जानते हैं कि हमने जो क्यूब बनाया था उस क्यूब में जो लिगेंड आएंगे वो एक्स वाई जेड एक्सिस से आएंगे। कहां से आएंगे बेटा? एक्स वाई जेड एक्सिस से आएंगे। ये एक्स मतलब ये आपका जेड है, ये एक्स है, और ये आपका वाई है। यहां से अटैक करेंगे, और इनके माइनस कोऑर्डिनेट्स को भी अगर आप देखोगे तो वो बनेगा ही एक ऑक्टाहेड्रल। अगर आप पीछे देखते हैं तो ये बनता ही एक ऑक्टाहेड्रल है। अगर आप इन सिर्फ एक्सिस की ज्योमेट्री देखोगे तो ये एक ऑक्टाहेड्रल ही है। ठीक है, 3 लाइंस हैं 180 पे ऐसे, तो ये ऑक्टाहेड्रल ही है। तो जब लिगेंड्स ऐसे अटैक करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड डेवलप होता है। एंड दैट्स व्हाई एक्सियल dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर ऑर्बिटल्स गेट मोर रिपल्शन एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल। क्योंकि अगर अटैक एक्सिस से हो रहा है तो जो एक्सिस पर हैं
उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। और मैंने तो इससे भी गहरा उतर के बता दिया, फेस के सेंटर वाली बात आपको समझा दी। ये तो कम समय में समझाने वाली बात है, मैंने तो आपको गहराई में बता दी, उतनी जितनी की किसी ईयर लॉन्ग बैच में पढ़ाई जाती है, वैसी चीज मैंने आपको बता दी लास्ट लेक्चर में, है ना। तो ये इनको ज्यादा मिलता है और कंपैरेटिवली नॉन एक्सिस को कम मिलता है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप सब जानते हैं एज के सेंटर्स पर पड़ी हुई है इनकी, तो ये सीधे रास्ते में नहीं टकराएंगे। द एक्सटेंट टू विच ईजी, इन्हें बोलते हैं बेटा क्या, इन्हें ईजी बोल देते हैं, और इन्हें क्या बोल देते हैं, T2G। इनका नया नाम हो जाता है क्योंकि ये टूट जाते हैं ना, एनर्जी अलग अलग हो जाती है, एक की कम बढ़ती है एक की ज्यादा बढ़ती है, तो सेपरेशन हो जाएगा, स्प्लिटिंग उसे ही बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं ईजी और इन्हें बोलते हैं T2G। ईजी और T2G ऑर्बिटल्स जब सेपरेट होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो वो डेल्टा से डिनोट किया जाता है, एंड O इज हियर फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये जो डिनोशन आपने ये डिनोट किया है ना, ये जो आपने O नोटेशन दिया है, ये O नोटेशन है, जीरो नहीं है, ये O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। इस O का मतलब क्या है बेटा, ऑक्टाहेड्रल, या इसे आप 10DQ भी बोल सकते हैं, इसे आप क्या बोल सकते हैं, 10DQ भी बोल सकते हैं, करेक्ट है। अब इसे भी दो तरह से समझा जाता है, लेकिन मैं आपको उससे पहले ये बताता हूं कि दो तरह से क्यों समझ रहे हैं हम। आइए, सो हम स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को शुरू से समझते हैं, मेटल के बचपन से समझते हैं। मेटल का बचपन वो था जब मेटल जानता ही नहीं था कि क्या लिगेंड्स होते हैं, कौन लिगेंड्स होते हैं, नहीं जानता था। यानी मेटल और जो लिगेंड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट थी। यहां ये एनर्जी है और ये है मेटल लिगेंड की डिस्टेंस, जो कि इधर जाने पर कम हो रही है। यहां पर मेटल लिगेंड की डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर मेटल और लिगेंड के बीच में इनफाइनाइट है। ये मेटल का बचपन है जहां पे उसके डी ऑर्बिटल्स इस तरह से नीचे पड़े हुए हैं। लेकिन मेटल थोड़ा बड़ा होता है और स्कूल जाने की एज में आता है। स्कूल में दोस्त जो होते हैं उन्हें जिंदगी की रियलिटी ज्यादा पता नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कहीं सुनी बातों से वो सपना देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेटल को उसके दोस्त बताते हैं कि बहुत सारे लिगेंड्स आते हैं। तो मेटल पूछता है बहुत सारे मतलब, बोले बहुत सारे आते हैं, बहुत एनर्जी बढ़ती है, बहुत मजा आता है खूब, मतलब कह रहे कितने, बोले जितनी तेरी मर्जी हो ना उतने लिगेंड्स जीवन में आएंगे तेरे, मस्त डोनेट करेंगे, खूब अट्रैक्शन होगा, खूब रिपल्शन होगा, मजे आएंगे, बॉन्ड बनेंगे, मजे ही मजे। तो ये बोला कि कितने, तो कितनों का तो उनको भी नहीं पता, क्योंकि वो भी कहीं सुनी बातें कर रहे थे कि एक बार 12th कर लो फिर मजे ही मजे, एक बार 10th कर लो फिर मजे ही मजे। वो मजे ही मजे कितने होते हैं ये किसी को पता नहीं था, मेटल को भी नहीं पता था, उसके दोस्त भी मजे ही मजे सोचते थे, ये भी मजे ही मजे सोचता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो मजे ही मजे जब सोचने हैं तो इसने इतने मजे सोचे जो कि एक इमेजिनरी है। मतलब मेटल अब स्कूल की एज में है, अब वो मेटल टीन एज में आ गया, टीनेजर हो गया। मेटल अब क्या कह रहा है, मेटल रोज रात को सपना देख रहा है, कह रहा है बहुत सारे लिगेंड्स आएंगे। तो क्यों वो 1, 2 या 3 सोचे, वो नंबर ऑफ लिगेंड्स इनफाइनाइट सोचता है। वो अब नंबर ऑफ लिगेंड्स जो हैं, वो नंबर ऑफ लिगेंड्स, यहां तो डिस्टेंस इनफाइनाइट है, यहां ये कह रहा है मेरे पास तो लिगेंड्स ही इनफाइनाइट होंगे। अब लिगेंड्स इनफाइनाइट होंगे मतलब एक तरह से मेटल जो सपना देख रहा है, उस सपने वाले मेटल में मेटल खुद को कैसा देख रहा है, मेटल खुद को ऐसा देख रहा है बीच में, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है वो लिगेंड्स को ऐसे मान रहा है कि इतने सारे लिगेंड्स होंगे, ऐसे एक स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड बना रहा है ये। मतलब लिगेंड्स, इतने सारे लिगेंड्स होंगे, असंख्य लिगेंड्स होंगे, मतलब यहां लिगेंड 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 लिगेंड, पता है ना, ये खूब सारे जो ग्रीन कलर हैं ये सब लिगेंड्स होंगे। ग्रीन कलर वाले क्या है, सब लिगेंड्स, पता ही नहीं। मतलब यूं समझो कि एक गुड़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है और अगर उसके ऊपर आप चींटियों का झुंड देखते हो तो उस गुड़ को कौन कहां से खा रहा है, इस बात का अंदाजा लग पाता है क्या? आप देख के बता सकते हो कि ये वाली चींटी यहां से खा रही है, ये वाली चींटी यहां से खा रही? नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चींटियां एक गुड़ के छोटे से टुकड़े पर पड़ी होती। सेम कंडीशन, वो सपना जिसमें वो सोचता है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स बहुत ज्यादा होंगे, इतने ज्यादा लिगेंड्स, तो वो क्यों नंबर सोचे, 1 सोचे, 2 सोचे, वो जिस एज में अभी है वो सोच रहा है मैं पूरा लिगेंड्स से घिरा हुआ हूं। एक इमेजिनरी कंडीशन, जब इमेजिनरी कंडीशन, अब इतने सारे लिगेंड्स अगर आएंगे तो कौन तो एक्सिस, कौन बिटवीन एक्सिस, क्या एक्सिस से अटैक, क्या एक्सिस के बीच में से अटैक, क्या क्यूब के फेस के सेंटर से अटैक, क्या क्यूब के कॉर्नर से अटैक। हमने ये पढ़ा ना कि एक्चुअल में, असल में ऐसा होगा कि कुछ लिगेंड्स जो हैं वो फेस के सेंटर से अटैक करेंगे, यहां से
ठीक है, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से और पीछे से ऐसे अटैक करेंगे। और कुछ लिगेंड्स जो हैं वो ऐसे कॉर्नर से अटैक करेंगे, ऑल्टरनेट कॉर्नर से अटैक करेंगे। ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़ दिया, इधर वाला छोड़ दो, ये बना दो, फिर ये छोड़ दिया, फिर ये बना दो, ठीक है, फिर ये छोड़ दिया, फिर ये बना दो। ऑल्टरनेट कॉर्नर से अटैक करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं ये तो तब जब लिगेंड्स के नंबर फिक्स हो। इसमें 6 डोनर एटम अटैक ऐसे करेंगे, 4 डोनर एटम होंगे तो ऐसे कॉर्नर से अटैक करेंगे। ये सब ये नंबर फिक्स होता है ना, यहां कोई नंबर फिक्स नहीं है। यहां नंबर कितना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर का मतलब है, इनफाइनाइट नंबर का मतलब है कॉर्नर, फेस, सेंटर एज, क्या क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा इसको। ऐसा टाइप का कुछ हो रहा है। और जब ऐसे टाइप का कुछ होगा तो तुम ये बोल सकते हो कि इन 5 डब्बों में से किसी की एनर्जी कम बढ़ेगी, किसी की ज्यादा बढ़ेगी। ना 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 ना, जब उसके ऊपर ऐसे गिर जाएंगे लिगेंड्स तो सबकी एनर्जी बराबर। फिर आप ये थोड़ी डिसाइड कर सकते कि देखो एक्सियल वालों पे अटैक कम हो रहा है, नॉन एक्सियल वालों पे ज्यादा हो रहा है, या वाइस वर्सा, उल्टा कर लो। नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। जब इस तरह से अटैक होगा तो सबको बराबर मार पड़ेगी, सबको बराबर रिपल्शन मिलेगा। तो अपने यही इनर डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, असल में मैं बता दूं, दीज आर द इनर डी ऑर्बिटल्स। जिन ऑर्बिटल्स में हम स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं वो इनर डी ऑर्बिटल्स हैं। ये n-1d वाले ऑर्बिटल्स हैं जिनको वीबीटी ने नहीं तोड़ा था, जिनमें हम वीबीटी में कहीं पर पेयरिंग करवाते थे, कहीं पर पेयरिंग नहीं करवा रहे थे। ये वो 6 डब्बे हैं, सॉरी ये वो 5 डब्बे हैं। मैं बता देता हूं, हम इनकी स्प्लिटिंग करवा रहे हैं। तो जब ऐसा सोचा लिगेंड ने कि नंबर ऑफ लिगेंड्स इनफाइनाइट होंगे तो वो बौखला गया। अब जब ऐसा सोच रहा है वो सपने में एक इमेजिनरी स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड ले रहा है, जबकि स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड असल जिंदगी में नहीं होता, वो एक इमेजिनेशन होती है। असल जिंदगी में नहीं होता, वो एक क्या होती है बेटा? इमेजिनेशन होती है। तो इस केस में इन सारे डब्बों को बराबर रिपल्शन मिलेगा, यानी सबको 5 रुपए मिले, सबके 10 हो जाएंगे। तो ये देखो, डीजनरेसी लॉस्ट नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी, ये यूं के यूं उठ के इमेजिनरी एक क्रिस्टल फील्ड में ऊपर आ जाएंगे। मतलब उसकी भावनाएं ऐसी की ऐसी उठ के ऊपर आ चुकी हैं मेटल की। लेकिन असल जिंदगी में जब मेटल थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके सपने टूटते हैं, और उन सपनों में कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं। जो उसने सपने देखे थे वो सपने धीरे धीरे उसे हकीकत नहीं, उसे समझ आते हैं कि जीवन की सच्चाई कुछ और है। जब वो और बड़ा होता है तो उसके जीवन में मेटल जो लिगेंड्स हैं वो और करीब आते हैं। जब वो कॉलेज वगैरह में जाता है या थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसे जीवन की सच्चाई पता चलती है कि ऐसे असंख्य लिगेंड्स नहीं आते हैं, कुछ लिगेंड्स आते हैं। यानी जीवन में कुछ लोग आते हैं जो कि कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। और जो लोग आते हैं वो एक तरह से नहीं आते हैं, अलग अलग तरह से अटैक करते हैं। तो जब वो लिगेंड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, यानी कि हम जब उसकी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में बात करेंगे तो फिर ये यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ स्प्लिटिंग होगी बेटा, अब यहाँ क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी। और वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑक्टाहेड्रल में किसको किसको dz² और dx²y², इनको ज़्यादा रिपल्शन मिलता है तो ये ऊपर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेस के सेंटर पर लेके बैठे हैं। और जो अटैक है, इसमें जो अटैक होगा, है ना, ये अटैक जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स जो हैं, अटैक फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना। तो इसमें क्या होगा? लिगेंड्स जब ऐसे अटैक करेंगे, वो हम जानते हैं जब एक्सिस से अटैक करेंगे तो कैसे होंगे, तो ये इनको कम मिलेगा, ये डी वाई जेड। अब आप बोलोगे सर आपने ना ये बीच में इमेजिनरी से ही इसे क्यों तोड़ा? क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट यहां से तोड़ता तो आप इससे नीचे ले आते डी एक्स वाई डी वाई जेड को, जबकि रिपल्शन दोनों को मिलता है, एनर्जी दोनों की बढ़ती है। और इसे देखने पर आपको लगता है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहां से स्प्लिट कर दूं तो फिर dxy इनकी, ये जो 3 है, इनकी एनर्जी नीचे चली जाएगी, तो फिर बढ़ी कैसे? अब आप समझो इस बात को। इमेजिनरी क्रिस्टल फील्ड हमें ये सिखाता है, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि सिर्फ इन दो की एनर्जी नहीं बढ़ी, हम तो ये कह रहे हैं कि इनकी ज्यादा बढ़ी और इनकी कम बढ़ी। लेकिन यहां से देख के क्या लग रहा है? यहां से देख के क्या लग रहा है? अगर मैं बीच में इसमें एक बेरी सेंटर ले लूं, है ना, जहां पर मैंने एनर्जी को 0 मान लिया, इसे मैं बोलता हूं बेरी सेंटर। इसे मैं क्या बोलता हूं? बेरी सेंटर।
इस जीरो से ये नीचे आया और जीरो से ऊपर ये गए। पॉइंट ये है कि ये नीचे आया है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, सर इनकी एनर्जी तो कम हो गई। आप तो कह रहे थे उनका रिपल्शन ज्यादा होता है, उनकी ज्यादा बढ़ती है क्योंकि वो रास्ते में ही अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बैठे हैं, और इनकी कम बढ़ती है। तो सर बढ़ती तो इनकी भी है, फिर सर ये तो नीचे आ गया, इनकी बढ़ी कैसे? तो फिर मैं बोलूंगा अब यहां से कंपेयर कर, फ्री स्टेट से कंपेयर कर। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड से नीचे आती है, उस इमेजिनरी क्रिस्टल फील्ड से जरूर नीचे आती है, लेकिन तेरे को कंपैरिजन हमेशा इससे करना है। मतलब मेटल के बचपन से, यानी कि जब मेटल फ्री स्टेट में है तो उसके डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी से ज्यादा ही है ये अभी भी, ये देख ले ऊपर ही है। मतलब इनकी कम बढ़ी और उनकी ज्यादा बढ़ी। कंपेयर करना है इससे करो। वो तो एक इमेजिनरी क्रिस्टल फील्ड है जिसको हमने, इमेजिनरी क्रिस्टल फील्ड को तो हमने बेसिकली एक तरह से, इस लेवल को तो आपने एनर्जी जीरो मान लिया ना। देखो इस एनर्जी लेवल को हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया, और इसके रेस्पेक्ट में इसे ज्यादा और इसे कम बोल रहे हैं। स्फेरिकल के रिस्पेक्ट में इसे ज्यादा और इसे कम बोल रहे हैं। लेकिन हम जब कह रहे थे कि एनर्जी बढ़ती है, इनकी ज्यादा बढ़ती है, इनकी कम बढ़ती है, तो ये तो बढ़ी कहां सर, कम हो गई? नहीं नहीं, बढ़ गई ना। देख यहां से कंपेयर कर, यहां से कंपेयर करेगा तो इनकी भी बढ़ी हुई है, उनकी भी बढ़ी हुई है, इनकी कम बढ़ी हुई है, उसकी ज्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है बेटा, समझ गए बात को? यहां से यहां तक ये जो है इसे बोला जाएगा डेल्टा ओ, और क्योंकि ये ऊपर है तो ये वैल्यू आती है प्लस 0.6 डेल्टा ओ। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी एनर्जी निकल जाएगी। 3 डब्बों वाली वैल्यू -0.4 डेल्टा ओ। ये -0.4 जो है ये 3 ऑर्बिटल्स की वजह से बराबर की गई है। कुल मिला के ये गैप कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, वैल्यूज इसी हिसाब से चलेगी क्योंकि वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के हिसाब से। मैथ्स में लीनियर इक्वेशन को जीरो, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो ना आप, जिसमें जीरो बराबर जीरो करके चीजों की वैल्यू निकालते हो, हाँ वही है ये। तो ये वैल्यूज जो है वो प्लस माइनस में बदल जाएगी। किसी केस में 3 डब्बे ऊपर चले जाएंगे, 2 डब्बे नीचे आ जाएंगे। टेट्राहेड्रल के केस में, अभी तो हम ऑक्टाहेड्रल पढ़ रहे हैं, तो 3 डब्बे ऊपर चले जाएंगे, 2 डब्बे नीचे आ जाएंगे। उस केस में क्या होगा, उस केस में जब 3 डब्बे ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने से सिर्फ आगे प्लस लग जाएगा, वैल्यू 0.4 ही रहेगी। मतलब यहां प्लस 0.4 डेल्टा टी आ जाएगा, टी फॉर द टेट्राहेड्रल, और नीचे -0.6 डेल्टा टी आ जाएगा, और इस टोटल का नाम डेल्टा टी हो जाएगा क्योंकि वो टेट्राहेड्रल होगा। एनीवेज इसे बोलते हैं बेटा क्या, इसे बोला जाता है इसे बोला जाता है T2G, और इसका नाम होता है EG। मतलब अब इन ऑर्बिटल्स को बोला जाएगा T2G, इन ऑर्बिटल्स को बोला जाएगा EG। जितना ज्यादा गैप होगा, है ना, जितना ज्यादा गैप होगा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी। तो सर फिर इनकी वैल्यू भी ज्यादा होगी? अरे नहीं होगी ना भाई, हम तो इनको इतने ही वैल्यूज से रखेंगे। सिंपल सी बात है, हमने कितना भी कोई कुछ ना हो, हम टोटल को 10 ही मान रहे हैं। ये बोला ना, देख ये देख, ये कह रहा है कि हम इसे 10 DQ ही मानेंगे, इसके भी 10 DQ मानेंगे, इसे भी 10 DQ मानेंगे। मतलब हमने टोटल को 10 DQ मान के कंसिडर कर लिया, तो हम वैल्यूज को 0.6 0.4 में ही बांट के निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो इसको बराबर करनी है। चले भाई आइए, तो हमने 2 स्टेप में, अब मैं बताता हूं ये क्या कह रहा है। मोर इनसाइड मतलब जूम इन करो तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है वो बेसिकली 2 स्टेप्स में होती है। ये कह रहा है 2 स्टेप में। कौन सी है वो 2 स्टेप जो हमने ऐसे पढ़ी? वो तो हो गया इसका फर्स्ट स्टेप, तो ठीक है उसे कंसिडर नहीं करना है। एक तरह से ये एक पहली स्टेप हुई और ये एक दूसरी स्टेप हुई। ऑल्दो वहां 1, यहाँ 2, यहाँ 3 है, पर आप समझिए ये तो सब में ही है। नया क्या है इसको समझने के लिए कि इसको 2 स्टेप में समझो, पहले यहां फिर यहां। तो ये 2 स्टेप बताता है। वो 2 स्टेप क्या लिखी हुई देखो। इन द फर्स्ट स्टेप द लिगेंड्स अप्रोच द सेंट्रल मेटल producing a hypothetical spherical crystal field which repels all of the d orbitals to the same extent. Degeneracy is maintained. आपके डब्बे, ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि पहली स्टेप में इतने सारे लिगेंड्स जो हैं वो मेटल के सारे डी ऑर्बिटल्स को बराबर रिपल्शन देते हैं, तो ये बराबर लेवल पे ऊपर आ जाते हैं, तो टूटे नहीं। डीजेनरेसी अभी भी मेंटेन है। पहले 5-5 रुपए लेके बैठे थे ये पांचों कमरे में, अब ये 10-10 रुपए लेके बैठे हैं पांचों कमरे में, तो सबको बराबर तरीके से मिल गया। ये इसकी पहली स्टेप हो गई। इन द सेकंड द लिगेंड्स एक्सर्ट एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विच स्प्लिट द ऑर्बिटल डीजेनरेसी। कहता है सेकंड स्टेप में
एक्चुअली में वो फिर पता चलता है जब मेटल के लिगेंड और करीब आते हैं, तो उसे समझ आता है कि नहीं नहीं, लिगेंड्स डोनर एटम 6 ही आ रहे हैं, और 6 डोनर एटम कहाँ कहाँ से अटैक करेंगे, 6 डोनर कहाँ कहाँ से अटैक करेंगे, फिर उसे ये चीज़ समझ आती है 6 डोनर एटम यहाँ से अटैक करेंगे, जहाँ जहाँ से अटैक करेंगे उस हिसाब से डी के जो डिफरेंट ओरिएंटेशंस की वजह से स्प्लिटिंग भी अलग अलग आएगी। तो ये थी आपकी ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग। अब बात आती है कि सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड। हाँ, तो सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड में बराबर होता है क्या स्प्लिटिंग? नहीं, मैंने कहा टोटल बराबर होगा लेकिन कम ज्यादा हो सकता है। अब वो स्प्लिटिंग, ये जो डेल्टा 0 है इसकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। तो सर कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। मान लीजिए मुझे पहला इलेक्ट्रॉन भरना है, तो लोअर एनर्जी पे तो यही है, यह हायर एनर्जी पर है। पहला इलेक्ट्रॉन मैं यहां भरूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहां भरूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन भी मैं यहीं भरूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी। यानी किसी मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D1 आया है ना, हम जानते थे ना मेटल का कुछ कॉन्फ़िगरेशन आता है, जैसे आयरन +2 है तो हम कहते थे D6 आता है, ठीक है। फिर हमने देखा था D6 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया था साइनाइड, तो हमने पेयरिंग कर दी थी, और D6 में अगर वीक लिगेंड आया तो हमने पेयरिंग नहीं करी थी। कुछ याद आ रहा है? ऐसा किया था हमने। अब हमें ये नहीं सोचना कि पेयरिंग खुद नहीं करनी, मतलब हमारे पास पेयरिंग करने वाला कॉन्फ़िगरेशन और पेयरिंग ना होने वाला कॉन्फ़िगरेशन, इस CFT में 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बन जाएंगे। वो 2 कंडीशन जो VBT में आपने सीखी कि साइनाइड होता था तो हमने K4FeCN6 में आयरन के जो इनर डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको पेयर कर दिया था क्योंकि साइनाइड था। लेकिन अगर वहीं पर फ्लोरीन आया था तो हमने नहीं किया था। कुछ याद आ रहा होगा आपको। अब हमें इन दोनों कंडीशन को अलग अलग इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है। अब हम इन दोनों कंडीशंस को सिंपल इस कॉन्फ़िगरेशन से देख लेंगे। मैं बताता हूं कैसे। पहले इलेक्ट्रॉन में जब किसी का कॉन्फ़िगरेशन ही D1 आए, मान लीजिए मेटल की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉन्फ़िगरेशन ही D1 आए, लेट्स सपोज स्कैंडियम +2 है तो D1 है ना, वेनेडियम +2 है तो D2 है, टाइटेनियम +2 है, सॉरी टाइटेनियम +2 है तो D2 है, वेनेडियम +2 है तो D3 है ना। तो 1 2 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो भी पहला इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा, वीक आएगा तब भी पहला यहीं जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं जाएंगे 1 2, वीक आएगा तो भी 1 2 ऐसे ही जाएंगे। वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो भी 1 2 3 3 होंगे तो 3 यहीं जाएंगे। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? चौथा इलेक्ट्रॉन 2 कंडीशन बताता हूं, सुन ले बेटा फटाफट। चौथे इलेक्ट्रॉन की 2 कंडीशन बताता हूं, 1 2 3 4 या तो यहीं पे ले आऊं तो यहां पेयरिंग हो जाएगी। एक कंडीशन तो यह है कि मैं नीचे 4 भर सकता हूं, 1 2 3 4। दूसरी कंडीशन 1 2 3 तो यहां 4 वहां। समझ गए मेरी बात को? तो एक केस में T2G में ही 4 आ गए और EG में 0 हो गए। दूसरे केस में T2G में 3 हो गए, EG में 1 हो गया। नहीं समझे? समझे। ऐसा कब पॉसिबल है मैं बताता हूं। 1 2 3 और एक 4th इलेक्ट्रॉन यहां बैठा था, इससे पूछा कहां जाएगा, तो ये यहां गया और इसने देखा कि यार ऊपर जाने का तो भाड़ा बहुत लग रहा है, और भाड़े का नाम है डेल्टा 0, मतलब सॉरी डेल्टा O। ये जो किराया है ऊपर जाने का, ये किराया कहलाता है डेल्टा O, ये डिस्टेंस कहलाती है डेल्टा O। और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो टैक्सी वाला किराया भी ज़्यादा लेगा। इसका मतलब है मान लो ये गया चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 4th इलेक्ट्रॉन गया और पहले 1 2 3 पड़े हुए हैं। अब इस चौथे के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो वहां पेयरिंग कर ले या फिर वो वहां चला जाए। तो इसने देखा कि यार एक जगह पे, मान लीजिए किसी जगह पे इसको पेयरिंग एनर्जी से, पेयरिंग का जो भाड़ा है, पेयरिंग में भी एनर्जी लगती है, पेयरिंग का जो भाड़ा है वो 200 रुपए है और ऊपर जाने का जो भाड़ा है वो 500 रुपए है। तो इसने कहा मतलब एक कंडीशन ये बनेगी, एक कंडीशन ये बनेगी, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन के हिसाब से एक्ट करेगा। अगर उसे नीचे बैठने के 200 रुपए और ऊपर जाने के 500 रुपए लग रहे हैं तो नीचे बैठ जाएगा, और अगर उसे ऊपर जाने के 200 रुपए और नीचे बैठने के 500 रुपए लग रहे हैं तो ऊपर चला जाएगा। अब जरूरी यह है कि
ये कब कम होगा साहब? ये डिस्टेंस कब कम होगी? जब वीक लिगेंड होगा, क्योंकि वीक लिगेंड में मैंने कहा था वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग कम होती है। तो भाड़ा ऊपर जाने का कब कम लगेगा? जब दूरी कम होगी, और दूरी कब कम होगी? जब वीक लिगेंड होगा। तो ये कंडीशन को कहते हैं वीक लिगेंड, जिसमें स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा पेयरिंग एनर्जी होती है। मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, मतलब ऊपर जाने का किराया कम है, तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर बैठ जाता है। और ये कंडीशन कहां आएगी? दूसरी वाली, ये आती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आने का मतलब है क्या? कि पेयरिंग से ज्यादा भाड़ा है, तो पेयरिंग करना आसान है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां बैठ जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और इसी बात को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ये कह रहा है कि 1 2 3 D1 D2 D3 फर्क ही नहीं पड़ता कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है ना? फर्क ही नहीं पड़ता कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। लेकिन D4 से लेके, है ना, D4 से लेके D7 सिस्टम तक फर्क पड़ता है। तो हमने यहां दो चीजें लिखी है, शुरुआत के 3 1 2 3 और आखिर के 3 8 9 10। इन पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए चाहे वीक लिगेंड आए, कॉन्फ़िगरेशन का टाइप सेम रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन का टाइप क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। और जब कॉन्फ़िगरेशन का टाइप सेम रहेगा तो फिर स्पिन हाई और लो फर्क ही नहीं पड़ता। आप ये नहीं बता पाओगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, वीक लिगेंड होते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता। मैं आपको जस्ट बताता हूं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब है भाड़ा ज्यादा लगेगा, किससे? पेयरिंग एनर्जी से। अभी पीछे बताया अभी मैंने, सही है। ये कहलाते हैं लो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये आपका डब्बा कौन सा था जरा बताइए? वीबीटी। इसी को तो इनर को इसको एक बात बताओ, हम जिसकी स्प्लिटिंग करा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जिसकी स्प्लिटिंग करा रहे हैं वो स्प्लिटिंग किसकी करा रहे हैं? अंदर वाले डी की। 4s 4p 4d, 4d की नहीं करा रहे हैं, अंदर वाले की करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अंदर वाले में ही तो देखा था कि कब पेयरिंग करानी है, कब पेयरिंग नहीं करानी है। वीबीटी ने हमें क्या सिखाया था कि अंदर वाले डी में कब पेयरिंग होगी, कब पेयरिंग नहीं होगी। तो यहां पर भी हम बात किसकी कर रहे हैं? अंदर वाले की। सही है। ऑक्टाहेड्रल में D2sp3 कब बनता था? जब दो डब्बे मिल जाते थे खाली, तभी बनता था D2sp3। जब आप इसमें से दो डब्बे खाली मिल जाते थे, आपको पेयरिंग वेरिंग करा के दो डब्बे खाली मिल जाते थे, तब आप यहां से 2D ले लेते थे और D2sp3 आगे के तो पड़े हैं वैसे ही हैं, आगे के तो वैसे ही पड़े, तो D2sp3 लेते थे। अभी मैं एक एग्जांपल से बता भी दूंगा आपको। अब वही दो डब्बे, ये तो वही है, तो ये वही ना इनर, वही दो डब्बे ये मान लो, यानी कि जिसमें Eg खाली मिलेगा उसमें D2sp3 हो जाएगा, और जिसमें Eg खाली नहीं मिलेगा वो sp3d2 हो जाएगा। क्यों? अरे भाई, क्योंकि ये तो तुम्हारा 3D ही था ना, यूं समझो ना, ये तो अंदर वाला D है जिसको तुमने तोड़ा है, बाहर वाला S बाकी है, बाहर वाला P बाकी है, और बाहर वाला D भी बाकी है। यानी कि ये NS है, ये NP है और ये ND है। इनको थोड़ी छेड़ा हमने। ये जितनी स्प्लिटिंग करवाई है, ये जो CFT है, ये इनर डी ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिटिंग की बात करती है, उनकी स्प्लिटिंग की बात करती है जिसमें मेटल के अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। तो अगर ये दो डब्बे खाली मिल जाएंगे, यानी कि Eg अगर खाली मिल जाएगा तो D2sp3 ले लेंगे, नहीं मिलता है तो sp3d2 ले लेंगे। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हमने ये स्प्लिटिंग कहां कराई? बाहर वाले में नहीं, अंदर वाले में समझिए स्प्लिटिंग। किसमें समझी बेटा? ये अंदर वाले में समझिए। अब बात ये कह रहा है कि जब भी, वापस बताता हूं, ये कह रहा है कि D1 D2 D3 में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना कि स्ट्रॉन्ग आता है या वीक आता है, वो तो ऐसा ही रहेगा। एक अभी स्ट्रॉन्ग आए वीक आए, एक ही रहेगा। तो तुम हमेशा ही खाली मिलेंगे ये दो डब्बे, दो छोड़ो 4 खाली मिलेंगे। D2 में भी, और तुम्हें तो 2 ही चाहिए, ये 2, ठीक है। D2 में भी फर्क नहीं पड़ेगा, D2 में भी 2 डब्बे खाली मिलेंगे। D3 में भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 डब्बे खाली मिलेंगे। लेकिन D4 में फर्क पड़ेगा, क्योंकि D4 ये बताएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं D4 सिस्टम ले लेता हूं। D4 सिस्टम इस कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंडीशन में, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंडीशन में ये वाला ज्यादा हो जाएगा, डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। तो D4 कंडीशन में 4th इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा।
अगर D4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड में है तो 2 डब्बे खाली मिल गए अपने आप। आपको नहीं सोचना कि पेयरिंग कैसे कराऊं, पेयरिंग आपको करानी नहीं है, क्योंकि 2 केस बनेंगे। यही D4 अगर वीक लिगेंड में हो तो ये जो आपकी स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग कम रह जाएगी किससे? पेयरिंग से। इस केस में पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, भाई 3 तक तो दिक्कत ही नहीं आती है कह रहा, इसीलिए हम 3 के लिए तो लिखते ही नहीं है कि वो स्पिन पेयर्ड है कि लो स्पिन है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा ना, इन 3 सिचुएशंस में फर्क ही नहीं पड़ता। तो इन 3 सिचुएशंस के लिए इन तीन सिचुएशंस के लिए लो स्पिन हाई स्पिन बोलना ही गलत होता है। D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन है, लो स्पिन हाई स्पिन बोलना ही गलत होता है। क्यों? क्योंकि मेटल लिगेंड के इन्फ्लुएंस से ये डिसाइड होगा कि लो स्पिन है या हाई स्पिन है, और लिगेंड का इन्फ्लुएंस इन पर पड़ता ही नहीं है। लिगेंड का इन्फ्लुएंस इन पर पड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक आए, एक इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा, 2 यहीं जाएगा, तीसरा यहीं जाएगा। अब वो लिगेंड वीक होगा स्ट्रॉन्ग होगा फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहीं भरेंगे। चौथा इलेक्ट्रॉन चेंज ला सकता है, चौथा इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर जा सकता है, जो कि इस कंडीशन में जाएगा। 4th इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, देखो देख रहे हो, 4th इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब इस कंडीशन में आपके पास T2G में 3 आए और EG में 1 आए, और 1 आ गया, इसका मतलब है एक डब्बा ही खाली है। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां जो ऑक्टाहेड्रल बनेगा वो sp3d2 बनेगा, बिकॉज ये 2 D खाली नहीं मिले इसे, D2sp3 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें 2 D चाहिए, ये वाले, वो EG वाले 2 D चाहिए हमें। तो ये जो EG है, ये जो T2G है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, सिर्फ T2G में पूछे तो 3, EG में पूछे तो 1, टोटल पूछे तो 4। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो T2G 4 EG 0, ये D2sp3 बना लेगा, क्योंकि इसमें 2 डब्बे खाली मिल गए तुमको। ठीक है, तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, और दोनों के दोनों T2G में है, EG में नहीं। अब आप देखो D4 सिस्टम, ये भी D4 सिस्टम, लेकिन D4 सिस्टम अलग वीक लिगेंड में और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अलग चलता है। बात समझ आई? और ये जो अलग अलग चीज चलेगी, ये अलग अलग चीज जो है वो D4 to D7 सिस्टम में है ना, D4 to D7 सिस्टम में है ना, डिफरेंट आएगा, डिफरेंट इन वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। ये सेम चलेंगे, पहले 3 आखिरी 3 सेम चलेंगे, लेकिन D4 से D7 तक चीजें बदलेगी। अब मैं आपको बता देता हूं चीजें क्या हैं, इसको समझो। मैंने ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, 1 2 3 4, मतलब मैंने T2G को एक बार भरने के बाद फिर से T2G में ही डाल दिया, जबकि मैंने वहां ऐसा नहीं किया। मैंने वीक लिगेंड में 1 2 3 4, मतलब मैंने T2G के बाद EG में इलेक्ट्रॉन लेके गया। मतलब अगर मैं T2G के बाद T2G को रिपीट करता हूं तो वो ये कंडीशन होती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाली। और अगर मैं T2G के बाद एक बार T2G को भरने के बाद सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन T2G के डालने के बाद सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन EG में डालता हूं, तो ये कंडीशन वीक लिगेंड वाली कहलाएगी। तो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं, और उस जुगाड़ से चलना है। चलोगे पक्का? और उस जुगाड़ से मैं आपको सारी कहानी समझा दूंगा। जुगाड़ ये है, जुगाड़ ये है कि जब डेल्टा O ज्यादा हो, किससे? पेयरिंग से, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड SFL, मतलब SL बोल दो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो यहां पे क्या बनना है, T2G के बाद आपको T2G के बाद इलेक्ट्रॉन T2G में ही वापस डालने हैं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं यार, रुक जाओ, T2G के बाद इलेक्ट्रॉन T2G में ही डालना है। ठीक है, और उसके बाद पूरा T2G भरना है, और उसके बाद EG में जाना है और EG में ही डालना है वापस। मतलब ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन भर लिए, फिर अगले 3 इसमें भरोगे, नेक्स्ट 3 भी इसी में भरोगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तक आपको यहां जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन, देन 3 इलेक्ट्रॉन, देन 2 इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि डी जनरेटेड है तो पहले सिंगल सिंगल आएंगे, एंड देन नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल आपको 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर अगले 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। मिलके हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। वो डिपेंड करता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितने, पर आपने जो पाथवे चूज किया है वो रिपीटेड पाथवे चूज किया है। आपने कौन सा पाथ चूज किया है? रिपीटेड। ठीक है, समझ गए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बड़े भाई? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है मेरे भाई? दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर मैं ये कंडीशन ले लूं विच इज कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड, है ना, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, आपको ऑल्टरनेट पाथवे लेना है, यानी कि T2G के बाद आपको अगले इलेक्ट्रॉन EG में डालने हैं, फिर आपको T2G में डालने हैं, फिर वापस EG में डालने हैं। मतलब आपको जिगजैग चलना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ भरने हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ भरने हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने हैं, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने हैं। तो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन विल बी इन T2G, दैट मीन्स द 1 2 3 देन 4 5, बिकॉज ऊपर चले गए ना आप, 1 2 3 4 5 ऊपर, 6 7 यहाँ आएगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि पहला, है ना, दूसरा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, सॉरी छठा सातवां आठवां यहाँ, नौवां यहाँ, 10वां यहाँ। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10 ऐसे चलेंगे। ये 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 पहले 3, चौथा पांचवा ऊपर, है ना। और वो ठीक है, ऊपर कौन से ऐसे हैं तो ये सभी जानते हैं, ऐसे भरेंगे, ऐसे नहीं भरना है, क्योंकि इतना रूल तो सबको पता है कि सिंगल सिंगल भरना है। इतना रूल तो सबको पता है कि सिंगल सिंगल भरना है। फिर ये ऐसा 6 7 8, फिर 9 10, समझ रहे हो ना, मैं जुगाड़ बता रहा हूँ कैसे करना है। तो आपको जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है, आप तो ये 2 डब्बे अपने दिमाग के सामने ले आओ, मतलब अपने डब्बे के सामने एक डब्बे, ऐसे डब्बे ले आओ, 3 नीचे 2 ऊपर, और आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सिखाता हूँ और सारी चीज़ें सिखाता हूँ, किसमें EG खाली मिलेगा, किसमें नहीं। जिसमें EG खाली मिलेगा उसे D2sp3 बोल देना, जिसमें नहीं मिले उसे sp3d2 बोल देना, ठीक है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी दिखाता हूँ, किसमें किसमें कितने हैं। आओ, D1 D2 D3 फर्क ही नहीं पड़ता, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सारे T2G में ही जाएंगे, क्योंकि नीचे 3 डब्बे हैं। तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, फर्क नहीं पड़ता, ये एक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग। यहाँ 2 होगा, ये 0 ही होगा, ये 0 ही होगा, तो 2 है तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक। यहाँ 3 होगा, ये 0 होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 3 हो जाएंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक। मतलब 1 2 3 वाले पहली चीज तो 0 0 0 है, ये सारे D2sp3 ही बनाएंगे, यानी कि इनर d ऑर्बिटल्स ही बनाएंगे। इनर बनाएंगे, लेकिन लो स्पिन हाई स्पिन नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि किसी लिगेंड का फर्क नहीं पड़ रहा है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं, जितने इस कॉन्फ़िगरेशन में, आप जितने मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है उतने ही अनपेयर्ड भी बचे होंगे। देखो 1 1 2 2, मतलब जितने अनपेयर्ड उसके पास पहले से हैं उतने ही अभी भी हैं। देख लो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, तो ये सब पैरामैग्नेटिक ही होते हैं 1 2 3 वाले। 4 से कहानी बदलती है, बिल्कुल बदलती है। तो 4 में पहले तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाली बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ऑल्टरनेट चलाना है, मतलब आपके आंखों के सामने 3 डब्बे दिख रहे हैं, ठीक है, 2 डब्बे दिख रहे हैं, ठीक है, भरते जाओ भैया, 1 2 3, ठीक है, 4, चौथा नीचे ही रखना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो नीचे ही 4 कर लिया, 1 2 3 4। जैसे ही नीचे 4 किया, ऊपर वाला तो खाली रह ही गया, लेकिन ध्यान से देखो 3 डब्बे हैं, 1 2 3, और हमने चौथे में पेयरिंग कर दी। इसका मतलब अब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही बचे, और वो भी T2G में ही बचे, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक है। वीक लिगेंड 1 2 3, पहले 3 T2G में गए, अगले 2 ऊपर जाएंगे, 2 तो है ही नहीं, एक ही है हमारे पास, 1 2 3 4 ऊपर चले गए, यानी कि अब ये 3 और ये 1 हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, होगा ये भी पैरामैग्नेटिक, बट इसमें EG खाली नहीं है, तो इट विल बी sp3d2, नॉट D2sp3। D2sp3, फॉर द D2sp3 ऑलवेज EG मस्ट बी 0, मतलब EG के वो 2 डब्बे खाली होने चाहिए, देन द कॉम्प्लेक्स विल बी D2sp3, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स विल बी द sp3d2।
5 भरने भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, 1 2 3 4 5, पांचों नीचे आ गए, पांचों नीचे आ गए, ये खाली रह गया, एक ही अनपेयर्ड बचा, फिर से लिख दो पैरामैग्नेटिक। वीक लिगेंड 1 2 3 4 5, 3 नीचे 2 ऊपर, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 6 के 6 नीचे आ जाएंगे, रिपीट करोगे ना, 1 2 3 1 2 3, तो 6 हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 नीचे आ गए, 6 के 6 नीचे आ गए, इजी खाली है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, यहां ये डायामैग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, छठा नीचे आया, 1 2 3 4 5, छठा नीचे आया, क्योंकि T2G के बाद EG और EG के बाद वापस T2G भी तो करना है, रिपीट नहीं करना बेटा, है ना, ऑल्टरनेट चलाना है, अभी तो सिखाया। देख जुगाड़ का क्या मतलब फिर, कि T2G के बाद EG में जाना है और EG के बाद इधर, मतलब वो जो छठे नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो T2G में आएगा, सातवां वाला भी T2G में ही आएगा, तो छठे नंबर का T2G में ही आया ना वापस। देख 1 2 3 4 5 6, ये रहा छठा, छठा इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आया, T2G में आया। तो छठा इलेक्ट्रॉन जब T2G में आया तो असल में T2G में तो 4 हो गए फिर, क्योंकि 3 तो पहले थे, एक वापस ऊपर जाके नीचे आए हो, और EG में 2 हो गए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके तो साफ साफ 2 दिख रहे हैं, नीचे भी 2 होंगे तो 4 हो जाएंगे। तो T2G में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, EG में 2 T2G में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और EG में भी 2 होंगे, टोटल मिलके 4 हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। 7 की बात करते हैं, 7 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, भर दो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 1 2 3 4 5 6, 6 तो नीचे आ गए, एक ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये और ये, क्योंकि अब नीचे तो खाली नहीं है ना, अब ऊपर ही जाना पड़ेगा, 7वां इलेक्ट्रॉन तो उसी में जाएगा, ये देखो ऐसा ही होगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही दिख रहा है, ये पैरा हो जाएगा। इसमें आओ वीक लिगेंड 7 में, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 5 हो गए, ऊपर 2 हैं, और नीचे 5 मतलब एक अनपेयर्ड तो नीचे है और 2 ऊपर है, तो 3 हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। 8 मैं कह रहा था ना, इसमें फर्क नहीं पड़ता, पहले 3 और आखिरी 3 में आप किसी भी तरह से भर लो, मैं आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहे रिपीटेड पाथवे में भरवा दूं, चाहे ऑल्टरनेट पाथवे में भरवा दूं, फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या बनेगा, चाहे मैं रिपीटेड पाथवे में भरवा दूं, चाहे मैं ऑल्टरनेट पाथवे में भरवा दूं, फर्क ही नहीं पड़ता कैसे भरेगा। बताता हूं, चलो ऐसे भर के देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कैसा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, T2G 6 EG 2। अब क्या इसमें भी देखते हैं, T2G 6 और EG 2 ही बनता है क्या, आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर ये खाली रह गया, अरे खाली नहीं रहा, उसमें पहले 2 भर चुका है, ये अलग थोड़ी है, तुम इसे 2 EG क्यों मान रहे हो, वही EG है जिसको मैंने दोबारा लिखा, वही EG है जिसको मैंने दोबारा लिखा। आप समझ आए बात को कि क्या करना है, नहीं समझे, वापिस भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भर दिया, रिपीट कर करके भरो तब भी वही बन रहा है। ऑल्टरनेट भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी वही बन रहा है, नीचे 6 ऊपर 2, कैसे भी भर लो, नीचे 6 ऊपर 2 ही बनेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे पैरामैग्नेटिक। कैसे भी भर लो, नीचे 6 ऊपर 3 बनेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बनेगा पैरामैग्नेटिक। कैसे भी भर लो, नीचे 6 ऊपर 4 पेटी पैक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 डायामैग्नेटिक, कुछ भी नहीं। अब जिन जिन में EG 0 है उनका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है, जिन जिन में EG क्या है बेटा 0 है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D2sp3 होता है, और जिन में EG खाली है, जिनमें EG खाली 0 है तो खाली होगा, खाली नहीं है उनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। ये था ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग भी देख लेते हैं, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग भी देख लेते हैं, आ जाओ। टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि क्यूब के कॉर्नर्स से अटैक करते हैं, मतलब कॉर्नर्स वो भी कहां से, ऑल्टरनेट कॉर्नर से अटैक होता है। जब आप एक क्यूब देखोगे
तो वो क्यूब आपको ऐसा दिखता है कि लिगेंड्स कहां से अटैक कर देंगे, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स फ्रॉम द, ये आपका क्यूब है। ऑल्टरनेट कॉर्नर कौन सा होगा, जल्दी देख के बताओ, ऑल्टरनेट कॉर्नर कौन सा होगा, पहले तो इसको सही करो। लिगेंड मेटल यहां है, मेटल बीच में है, ऑल्टरनेट कॉर्नर से कहां से अटैक होगा, ऑल्टरनेट कॉर्नर पकड़ लो कोई भी, पहले हमने ये कॉर्नर पकड़ लिया, ठीक है, इसका ऑल्टरनेट मतलब एक वाला एक छोड़ के, तो एक छोड़ के इधर ये तो नहीं होगा, ये भी एक छोड़ के ये होगा, सोच के देखो भाई, ये तो जस्ट अगला है, ये भी जस्ट अगला है, तो इधर से जाओगे तो भी एक छोड़ के ये है, और इधर से जाओगे तो भी एक छोड़ के ये है, इधर आओगे तो एक छोड़ के कौन सा होगा, ये तो एक छोड़ के नहीं है, ये एक छोड़ के है, और यहां से एक छोड़ के कौन सा है, बोले वो कोना है। अब अगर आप सारे डॉट को देखोगे तो वो ऑल्टरनेट ही है, अगर आप इसको देखोगे तो इससे भी एक छोड़ के यही है, एक छोड़ के यही, सब एक छोड़ के अरेंज हो चुके हैं। और जब आप इन एक छोड़ के, ये जो आपके एक छोड़ के जो भी आपने बनाया है, अगर आप इसको मेटल से जोड़ते हो तो मेटल आपका मान लीजिए बीच में रखा हुआ है, मेटल क्या रखा हुआ है आपका, बीच में रखा हुआ है, ये आपका मेटल है। जब आप इससे ऐसे कनेक्ट करोगे, ऐसे 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 और ऐसे, तो ये एक टेट्राहेड्रल बनेगा, बीच में जो बनाएगा तो ये कैसा बनेगा, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। जो लिगेंड्स इस तरह से आते हैं वो एज के कॉर्नर से अटैक करेंगे, और एज का कॉर्नर भी कौन सा बेटा, एज का कॉर्नर भी कौन सा, अल्टरनेट कॉर्नर, क्यूब के जो कॉर्नर्स हैं उसके अल्टरनेट कॉर्नर से अटैक करेगा। जब ऐसा करेगा तो तीनों में से, मतलब जो तीनों में से नहीं, पांचों में से कोई भी इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा वो मैं बताता हूं। फर्क ये पड़ेगा कि यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एज के कॉर्नर पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बैठे हैं, अटैक लिगेंड यहां से कर रहा है, ठीक है, और एक यहां है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम अगर b बोल दें, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर हम a बोल दें, ठीक है, तो क्योंकि a से ज्यादा b है, और b पर कौन लेके बैठे हैं, यहां पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन लेके बैठे हैं, यहां पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बैठे हैं कौन, ये dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बैठे हैं इस जगह पे। और इस जगह पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन लेके बैठा है, इस जगह पे लेके बैठा है dxy dyz और dxz, ये इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बैठे हैं। कल बताया था मैंने आपको कि इन कॉर्नर्स पे, एज के सेंटर्स पे, एज के सेंटर्स पे, हर एज के सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है, इनकी है, और फेस के सेंटर पे किसकी है, इनकी है। अब जब अटैक ना तो यहां से हो रहा है ना यहां से हो रहा है, अटैक तो सीधा कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है। लिगेंड यहां से अटैक कर रहा है कॉर्नर से, और कॉर्नर से इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। सीधा तो दोनों में से कोई नहीं टकरा रहा, फिर खेल आएगा कि कौन किससे कितना पास है। ये जो है ये ज्यादा दूर है, ये दोनों ज्यादा दूर है, ये थोड़े पास होंगे, ये तीनों। जब ये तीनों पास होंगे तो इनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा और दो वालों को कम मिलेगा, तो उल्टा हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे 2 ऊपर होते थे, इसमें 2 नीचे 3 ऊपर हो जाएंगे। और ये जो 3/5 और 2/5 है, ये वैल्यू निकालोगे तो उतनी आएगी, +0.6 प्लस -0.4, यहां उल्टा हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा होता है। स्प्लिटिंग जो है वो टेट्राहेड्रल में कैसी होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल की जस्ट उल्टी, है ना, ऑक्टा का उल्टा। तो यहां तक तो कहानी सेम चलेगी, वही स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड और वो सब, है ना। चेंज आएगा वो यहां आएगा कि ये, और बेरी सेंटर भी सेम ही रहेगा बेटा। बेरी सेंटर भी जो है वो एनर्जी जो है वो 0 मानते हुए ये बेरी सेंटर होगा, ठीक है। लेकिन फर्क क्या आएगा, फर्क क्या आएगा, आप देखो ध्यान से, 3 डब्बे ऊपर चले गए, 2 डब्बे, इसे डेल्टा टी बोला जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर गए तो अब प्लस के 0.4 डेल्टा टी हो जाएगा, और ये माइनस के 0.6 डेल्टा टी हो जाएगा। ये 0.6 2 डब्बों की वजह से निकली हुई वैल्यू। अब 2 नीचे आए हैं तो 0.6 वैल्यू चेंज नहीं होगी, नीचे आए तो बस माइनस हो जाएगा। तो ये ऑक्टा का उल्टा होता है एकदम, ऑक्टा का एकदम अपोजिट रहता है, कौन सा, टेट्राहेड्रल वाला। और इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
है ना। एनसीईआरटी कहता है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। मतलब एनसीईआरटी कहता है कि इसमें हमेशा किराया जो है ना, ऑलवेज मतलब वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, फॉर द ऑल कॉन्फ़िगरेशन। एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी क्या कहता है कि क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स जो हैं वो कम है ना। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है कि दो रीजन है। एनसीईआरटी ने तो खाली ये लिखा हुआ है, मैं आपको रीजन बता सकता हूं। एनसीईआरटी सिर्फ ये लिखता है, इसका रीजन मैं आपको बता सकता हूं। रीजन है, दो रीजन है। पहला, नंबर ऑफ लिगेंड्स कम है, लिगेंड 4 ही है, मतलब एक तरह से 4 डोनर एटम्स हैं। दूसरा है ना, एक भी लिगेंड देयर इज नो डायरेक्ट रिपल्शन, टू एनी डी ऑर्बिटल। क्योंकि जैसे अटैक हुआ तो ये कहता है कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नन ऑफ 5d ऑर्बिटल पॉइंट्स डायरेक्टली एट और बिटवीन द लिगेंड्स। जो लिगेंड अटैक करते हैं उनमें सेंटर भी नहीं है, मतलब सेंटर नहीं है, हालांकि हम डिस्टेंस से उसको चीज को निकाल रहे हैं, पर सेंटर वो तब भी नहीं है। जो ये है ये भी कोई सेंटर नहीं है कि भाई जिसके एक के बीच में एक हो। तो पूरी तरह से लिगेंड्स ना तो किसी डी ऑर्बिटल से सीधे टकरा रहे हैं, ना ही किसी तरह से पूरी तरह से जो है बीचों बीच में है। तो एक तो रिपल्शन ही कम है ना, देयर इज नो डायरेक्ट रिपल्शन, क्योंकि अटैक ही इस तरह से हो रहा है टू एनी डी ऑर्बिटल, है ना, क्योंकि डायरेक्टली पॉइंट ही नहीं है, अटैक कॉर्नर से हो रहा है, अटैक एज के कॉर्नर से है, इसलिए। तो दो कारण हैं जिसकी वजह से ये इतनी स्प्लिटिंग हो ही नहीं पाती, और जब स्प्लिटिंग इतनी नहीं हो पाती तो पेयरिंग के चांस कभी नहीं बनते। तो वो ये कहता है कि यहां ऐसा कभी नहीं होगा कि डेल्टा टी, कभी ऐसा होगा ही नहीं, मतलब दो केस नहीं बनेंगे ऐसा कि डेल्टा टी ज्यादा हो जाए पेयरिंग से, ऐसा कभी नहीं होगा। वो कहता है आपको इलेक्ट्रॉन भरने, आप ऐसे भरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कभी मत करो 1 2 3 4, नहीं, रिपीट कभी होगा ही नहीं। 1 2 3 4 करना ही नहीं आपको, क्योंकि हमेशा वो ऊपर जाने का किराया यहाँ पे कम ही लगेगा। वो कह रहा है ऊपर जाने में जगह, स्प्लिटिंग ही कम है, तो ऊपर जा सकते हो आप आराम से। तो आपको इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली पेयर कराना ही नहीं है, फोर्सफुली पेयर नहीं कराना है। हाँ, 1 2 3 4 5 छठा यहाँ लाओ, वो फोर्सफुली पेयरिंग नहीं है, वो नियम है, आएगा। तो कैसे करोगे? 1 2, है ना, 1 2 3 4 नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑल्टरनेट वाला खेल खेलना है, जो उसमें खेलते थे ना वीक लिगेंड में, वैसे भरना है बेटा। ऑलवेज क्या करना है इसको? ऑलवेज करना है, ऑलवेज ऐसा करना है, ठीक है भाई। बाकी ये टेट्राहेड्रल में अटैक कैसा होता है ये तो ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने समझ लिया। फिर आता है स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर। ये हमारे कम काम आते हैं, मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, टेट्राहेड्रल के भी सवाल हम इससे करेंगे नहीं। करना चाहोगे कर लेना, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपको क्या लगाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपको वीबीटी ही लगानी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपको क्या लगानी है बेटा? वीबीटी ही लगानी है। और 6 के लिए आप सीएफटी लगाओ। तो जब आप 4 के लिए वीबीटी लगाओगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाइए नेक्स्ट, स्क्वायर प्लेनर। ये भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, तो इसको लिए भी आपको वीबीटी यूज करो, इस्तेमाल करो, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, घबराए नहीं। सीएफटी स्क्वायर प्लेनर को कैसे समझाता है? वो ये कहता है कि ये ऑक्टाहेड्रल से ही बनता है, और उस ऑक्टाहेड्रल में से आप जेड को रिमूव कर दो, मतलब लिगेंड्स जो हैं वो जेड से अटैक नहीं कर रहे हैं। ये यूं कह रहा है कि ये जो है ये ऐसा होता है, देखिए मैं बताता हूं, ए ऐसा ऐसा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये कह रहा है कि लिगेंड जो है वो यहां से अटैक ही नहीं करता,
लिगेंड्स जो हैं वो यहाँ से अटैक नहीं करेंगे, इधर से लिगेंड नहीं आएंगे, तो इसे हटा दो। तो यहाँ से लिगेंड आएगा, यहाँ से लिगेंड आएगा, यहाँ से लिगेंड आएगा और यहाँ से लिगेंड आएगा। तो जब हम जेड को रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करना है, तो सिर्फ एक्स वाई एक्सिस ही बचेंगे। मतलब हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि लिगेंड्स अटैक फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस। ऐसा लिख सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो बनता ये ऑक्टाहेड्रल से ही समझना पड़ता है इसको। तो जैसे एक ऑक्टाहेड्रल है, उसमें से आप जेड को रिमूव करो, है ना। जब आप दो लिगेंड्स जेड से हटा दोगे, यहां से लिगेंड हटा दोगे, है ना, यहां से ये भी रिमूव, ये भी रिमूव्ड। जब आप इन दोनों को हटा दोगे तो होगा क्या, होगा ये कि जेड जिस में है वहां पर रिपल्शन नहीं होगा। भाई जेड से अटैक नहीं मतलब जेड से अटैक नहीं होगा, तो जिन ऑर्बिटल्स में जेड कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन में जेड कंपोनेंट्स होता है बताओ जरा। जेड कंपोनेंट्स वाले में रिपल्शन कम हो जाता है। जेड कंपोनेंट्स वाले ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्बिटल्स हैविंग जेड कंपोनेंट्स, ऑर्बिटल्स हैविंग जेड कंपोनेंट्स, dz स्क्वायर, dxz, dyz, इनमें जेड कंपोनेंट्स होते हैं। इन पर रिपल्शन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि जेड से अटैक नहीं हो रहा, और जब जेड से अटैक नहीं होगा तो इनको रिपल्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रास्ते में आते हैं ना जेड के, जेड से रिश्तेदारी इनकी है क्योंकि इनमें जेड है। तो जेड वालों पर रिपल्शन कम हो जाएगा, एक्स वाई वालों का बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई से तो अटैक हो ही रहा है। तो फाइनल ऑर्डर ये आता है। अब ये कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। चलो, बहुत आसान है और बहुत मजा भी आएगा। ये हमने स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड ले लिया, इससे पहले वाली स्टेप को नहीं बता रहा हूं मैं, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड ले लिया। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड हमने पहले से जानते हैं, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर ऊपर चले जाते हैं, जिसे हमने eg बोल दिया। यहां पे हमको पता है कि dxy, dyz और dxz होते हैं, ठीक है। अब एक इंटरमीडिएट स्टेप आएगी जिसे बोलेंगे एलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल while we are removing z axis, not completely removed, रिमूविंग प्रोसेस जारी है। जब आप जेड को खींचना स्टार्ट करते हैं, मतलब जेड के दोनों लिगेंड पकड़ के आप ऐसे ऊपर उठा रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज एलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोंगेटेड? एलोंगेशन का मतलब होता है लंबा खींचना। एलोंगेशन का मतलब क्या होता है? खींचना। एलोंगेशन का मतलब क्या होता है? खींचना। मतलब ये जो हमारा ऑक्टाहेड्रल था ना बेटा, ऑक्टाहेड्रल कहां गया वो ऑक्टाहेड्रल, ये इसको और इसको पकड़ के ऊपर खींचो, क्योंकि रिमूव करोगे तो हटाओगे ही सही। तो ऐसे समझो रिमूव करने के लिए इसको हटा रहे हो तो एलोंगेशन आएगा जेड एक्सिस पे। एलोंगेशन आने का मतलब है आप वहां के लिगेंड को दूर करते जा रहे हो। एलोंगेशन का मतलब दूर करते जा रहे हो, पूरी तरह से हटा नहीं है। तो दूर करते जाओगे तो क्या होगा? दूर करते जाओगे तो ये आपस में लड़ मरेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इनमें से दूर करोगे तो ये जेड, ऑब्वियसली जब आप इसमें ऐसे रिमूव कर रहे हो, जेड एक्सिस को किया नहीं अभी पूरी तरह से रिमूव कर रहे हो, तो जेड वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि ये dz स्क्वायर नीचे आ गया और dx स्क्वायर y स्क्वायर ऊपर। क्यों? क्योंकि जेड को रिमूव कर रहे हो तो वहां पर रिपल्शन कम हो जाएगा, तो इनमें भी फूट पड़ गई, ये भी फिर से स्प्लिट हो गई। सेम चीज है यहां पर भी, जब आप रिमूव कर रहे हो तो dxz और dyz नीचे आ जाएंगे, क्योंकि जेड रिमूव हो रहा है तो रिपल्शन कम हो जा रहा है, फिर से इनमें फूट पड़ गई। और जब पूरी तरह से हट गए तो ये तो ठीक है, जो सबसे नीचे है वो सबसे नीचे ही है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ऊपर ही रहेगा। यानी कि यहां पर आपका dx स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा और यहां पर आपका dxz और dyz ही रहेगा, मगर ये दोनों आपस में पलट जाते हैं। इसलिए क्योंकि जब पूरी तरह से z हट जाता है तो z वाला इस एक्स वाई वाले से भी नीचे आ जाता है और dx y ऊपर चला जाता है और dz स्क्वायर नीचे आ जाता है। तो हमारे लिए जो फाइनल स्क्वायर प्लेनर जब बनेगा तो हमारे पास एक एनर्जी ऑर्डर आएगा, और वो एनर्जी ऑर्डर ये होगा जो कि पूछा जाता है। वो एनर्जी ऑर्डर ऐसा होगा, फाइनल एनर्जी ऑर्डर जो कि पूछा जाता है वो ये बनेगा। फाइनल एनर्जी ऑर्डर, वो यहां पे लिख देता हूं मैं, फाइनल एनर्जी ऑर्डर
फाइनल ऑर्डर बनेगा dxz, फाइनल ऑर्डर बनेगा क्या, dxz dyz, ये तो बराबर होंगे, इनसे ज़्यादा dz स्क्वायर होगा, इनसे ज़्यादा dxy होगा, और उनसे सबसे ज़्यादा dx स्क्वायर y स्क्वायर होगा। ये फाइनल ऑर्डर बनेगा। और क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें तो हमेशा ही पेयरिंग करते हुए ही चलना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या सॉरी मैं गलत बोल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने एक जगह डबल कर दिए थे, मैंने कहा 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो गए, है ना बेटा, तो समझ गए ना। तो इसमें हमेशा यहाँ उल्टा चलता है, यहाँ पे जो डेल्टा एस पी है ना वो हमेशा पेयरिंग से ज़्यादा ही होता है, ऑलवेज, मतलब पेयरिंग करते हुए चलो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, डेल्टा टी से ज़्यादा डेल्टा ओ होता है और डेल्टा एस पी सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल से भी ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है इसमें। तो कुल मिला के क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल से कम था टेट्राहेड्रल, और ये ऑक्टाहेड्रल से भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है टेट्राहेड्रल फिर सबसे कम हो जाएगा बेटा, टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये सारी चीज़ें करने के बाद एक चीज़ का एहसास, जो ये वो आप देख लेना, मैंने करवा दिया वैसे ये चित्र, है ना। एलोंगेटेड का मतलब है, देखो ये छोटा है, यहाँ पे खींचा जा रहा है और यहाँ पे पूरी तरह से हट गया है, तो फाइनल ऑर्डर ये बनता है। हम कर चुके हैं चीज़ें ना, चित्र आप देखोगे तो समझ आएगा। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने 3 तरह की स्प्लिटिंग पढ़ी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑक्टाहेड्रल ही है, क्योंकि सवाल हमको इसी के ज़्यादा मिलेंगे, इंपॉर्टेंट तो यही है। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स अप्रोच फ्रॉम एक्सेस x, y, z, that's why the dz square, dx square orbitals Eg get more repulsion as compared to the T2G। तो हमारी कुछ वैल्यूज ऐसी बनी थी, ऐसी वाली, ठीक है, हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने टेट्राहेड्रल पढ़ा। हमने टेट्राहेड्रल पढ़ के देखा कि लिगेंड अप्रोचेस द CMI फ्रॉम बिटवीन द एक्सेस एक्स वाई जेड के बीच में से करते हैं जनरली, वो भी ऑल्टरनेट करते हैं, एग्जैक्ट हर किसी के बीच में नहीं होता, है ना। तो इस वजह से इन वालों को रिपल्शन ज़्यादा मिलता है और इसको कम मिलता है, और इन्हें T2G EG नहीं बोलते, यहाँ पे से G हट जाता है, तो इसलिए सिर्फ 2 डब्बों को EG कहा था हमने, तो E लिख दो और इसे T2 लिख दो, G हट जाता है। फिर स्क्वायर प्लेनर में एक्स वाई एक्सिस से अटैक होते हैं, जेड कंपोनेंट नहीं होता, तो एक फाइनल ऑर्डर हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, वो ये था, जस्ट पहले अभी बनाया था। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक साथ मैंने तीनों आपको दे दिए हैं। कुछ स्ट्रेंथ रूल हैं जिसे आपको ध्यान रखना है, जो कि चीज़ों को चेंज करते हैं, एक्सेप्शंस लेके आते हैं, नॉर्मल चीज़ों को बदलते हैं। उनमें पहला रूल है कि ऑक्सीजन डोनर वैसे तो वीक लिगेंड होता है, लेकिन कभी कोबाल्ट +3 के साथ दिख जाए तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन डोनर, कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन डोनर, तो फिर वो ऑक्सीजन डोनर विल वर्क एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मतलब कोबाल्ट +3 और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के हिसाब से देखना है। ऑल्दो ऑक्सीजन डोनर विल नॉट कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बट विद कोबाल्ट +3 इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सो इस चीज का खास ध्यान रखें। 4D 5D सीरीज का कोई मेटल है तो उनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम ज्यादा जेड इफेक्टिव होता है। तो 4D 5D का कोई जो मेटल्स हैं वो ज्यादातर सारे लिगेंड्स के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ही काम करेंगे। इनके साथ जो सारे लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे। दैट मीन्स Na के साथ क्लोरीन वीक लिगेंड है, लेकिन प्लेटिनम के साथ क्लोरीन, वही क्लोरीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मतलब Na के नीचे Pt आता है, Pt के नीचे Na के नीचे Pd और Pd के नीचे Pt आता है, तो पैलेडियम और प्लेटिनम के साथ क्लोराइड आयन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। कारण है क्या? जेड इफेक्टिव ज्यादा है। सर जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से क्या होता है? जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग माना जाता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर कोई मेटल +4 में दिख जाए, क्योंकि हमने अभी +2 देखा, +1 देखा, +4 वाले मेटल बहुत कम देखे। +4 मतलब मेटल हो ही गया खूंखार, भयंकर पॉजिटिव चार्ज है, उस केस में कोई लिगेंड हो स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाएगा। साथ में क्रोमियम से लेके कोबाल्ट तक +2 में, वापिस सुनो, क्रोमियम से लेके कोबाल्ट तक +2 में, और ये एक साथ ही है ना, क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट एक साथ ही है, सीरीज में ही है ये। मतलब जहाँ पे अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो भी ये एक साथ ही है, 24 25 26 27
क्रोमियम से कोबाल्ट तक +2 में अमोनिया वीक लिगेंड होता है, जबकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रोजन डोनर है। वापस बोलो क्या? क्रोमियम से कोबाल्ट तक +2 में अमोनिया, क्रोमियम और उससे लेके कोबाल्ट +2 तक अमोनिया, 6 अमोनिया मोस्टली, वो भी 6 अमोनिया क्या करते हैं? वीक लिगेंड की तरह काम करते हैं। ये कुछ स्पेशल केसेस है जहां पर बच्चा जवाब दे ना दे, तुम जवाब दोगे, क्योंकि तुम्हारा जो है कौन पढ़ा रहा है तुम्हें ये तो पता ही है तुम्हें, ठीक है। बस फिर उसके बाद बात आती है एक और स्पेशल केस की, ट्रांसफर रूल्स की। कुछ स्पेशल केस में डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको क्या बता दूंगा, आगे की चीज़ें करवा दूंगा। कुछ स्पेशल केस में डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे की चीज़ें, मतलब जिसमें कुछ खास बचता नहीं है, फिर अगले लेक्चर में हम कलर वलर और कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें और वो सब कर लेंगे। कुछ स्पेशल केस एक दो जिन कॉम्प्लेक्स के लिए मैं बताऊं, बस उन्हीं के लिए करना है। जैसे ट्रांसफर रूल नाम की एक चीज़ होती है। अब बेटे कोई रूल वूल नहीं है, कुछ चीज़ों को समझाने के, डेटा देखने के बाद उन चीज़ों को समझाने का एक तरीका है। वो ट्रांसफर रूल ये होता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया जा सकता है हायर एनर्जी में, बट वो भी तब जब लिगेंड स्ट्रांग हो। मतलब कई जगहों पे ऐसा हो कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से अगर डी ऑर्बिटल खाली मिल रहा हो अंदर का, और लिगेंड भी स्ट्रांग हो, तो मेटल को पता है बॉन्ड भी स्ट्रांग बनेगा, तो मेटल अपने उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर दे सकता है कि हाँ भाई ठीक है तू बाहर चला जा, है ना। जैसे ये कोबाल्ट है, इस जगह पे अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट +2 में आएगा, तो आपका पास आएगा D7, और D7 स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, T2G5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड में T2G5 और नहीं, D7 क्या होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, क्योंकि D7 है ना, +2 आएगा, D7 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 T2G6 EG1, सॉरी मैं भी गलत कर रहा हूँ, मैं वीक का बता रहा हूँ, T2G6 EG1 यही होगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, है ना, मतलब अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं ट्रांसफर कर दूं, ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दूं। ट्रांसफर कैसे कर सकता हूं बताता हूं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, हायर ऑर्बिटल, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहां पे कैसे किया हुआ है, ये T2G6 है, 1 2 3 4 5 6, और ये एक इलेक्ट्रॉन है। इस एक इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पे 4s होगा, यहाँ पे 4p होगा, और यहाँ पे 4d होगा। इस एक इलेक्ट्रॉन को ये कहाँ ट्रांसफर करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका इस जगह पे, तो आपका Eg खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका Eg, क्या होगा, खाली हो जाएगा। मतलब ये जो आपका Eg1 है, इस Eg1 को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पे। अब आपका Eg खाली हो जाएगा, तो आपके पास जो रिजल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा T2G6, और Eg आपका अब हो चुका है खाली। और जब Eg खाली हो गया, Eg खाली हो गया, तो यहाँ से 2 डब्बे खाली हो गए। अब ये एक डब्बा और ये एक P का डब्बा, मतलब मिलके अब जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो आपका D2sp3 बन सकता है। इस कंडीशन में तो वो D2sp3 नहीं बन पाता, क्योंकि Eg पूरा भरा हुआ है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे आके ट्रांसफर हो गया। तो अब ये आपको अंदर के 2 डब्बे मिल गए, है ना, ये आपके अंदर के, ये आपका है ना Eg है, Eg में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका T2G है, ये आपका Eg है। Eg में पड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब आपका Eg पूरी तरह से खाली हो गया। खाली हो गया तो आपने क्या कर लिया, उसको यूज कर लिया, और वहां पे ये बन गया। अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो ये D2sp3 है, ऑक्टाहेड्रल तो है ही, लेकिन भूलना नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है और पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 कहाँ है, वो ट्रांसफर वाला 4d में पड़ा हुआ, ये 4d में पड़ा हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, भूलना नहीं है इसको, है ना।
कि कहीं पे बाकी जगह पे तो अनपेड दिखेंगे नहीं तुमको, तो तुम बहुत सोचोगे कि डायामैग्नेटिक बोल दूं। ना ना ना, अनपेड एक है। देखो यही कारण है कि जो COCN6 4 माइनस है वो थोड़ी देर बाद छोड़ने के बाद खुद ही ऑक्सीडेशन में चला जाता है, मतलब खुद इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। हाँ, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है वो खुद का ऑक्सीडेशन करता है, तो हवा में पड़े पड़े इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये COCN6 3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। 3 माइनस का मतलब कोबाल्ट अब +3 में आ गया। पहले कोबाल्ट +2 में था, इसमें भी कोबाल्ट +2 में था। वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के एनर्जी लेवल पे जा चुका है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कभी भी काम आ सकता है। अब कोबाल्ट अगर +3 में ही हो गया तो ये तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन इसका और इसका सेम ही है, मतलब अगर D2sp3 की बात करें तो इसका भी D2sp3 था। फर्क क्या है, ये पैरामैग्नेटिक था, थोड़ी देर बाद ये डायामैग्नेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो काम आता है इसको किसका बनाने के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट बनाने के लिए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एट हायर एनर्जी लेवल 4d, ये 4d में पड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन इसको ये काम करवाता है कि इसे +3 में ले आता है। वो एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे इजीली डोनेट हो जाता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। ये वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ये वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है, +3 वाला। तो ये कोबाल्ट +2 से +3 में आ जाता है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ऑल दो कॉम्प्लेक्स वो देगा तब भी आपको D2sp3 बोलना है, ये देगा तब भी D2sp3 बोलना है, लेकिन उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें नहीं है, क्योंकि वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया जिसकी वजह से कोबाल्ट +3 में आ चुका है। करेक्ट है भाई? चलिए आगे चलते हैं। ऐसा दूसरा एग्जाम्पल और है कॉपर का +2 में। कॉपर +2 में 3d9 4s0 होता है, ठीक है, 3d9 4s0 होता है। 3d9 का सेटअप ऐसा दिखता है, तुमको ऐसा ही दिखता है। ये मैंने VBT से समझा दिया, ज़्यादा आसान है, बट CFT से भी समझ सकते हो पर ज़रूरत नहीं है, VBT से समझ लो। तो ऐसा सेटअप होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 4p में ट्रांसफर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन 4p में ट्रांसफर हो गया तो डब्बा खाली हो गया, तो अब ये DsP2 बन सकता है। तो ये DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहता तो ये sp3 होता फिर, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाया गया। ये लेकिन ध्यान रखना ये पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि एक आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बेटा? यहाँ पड़ा होता है, स्क्वायर प्लेनर है, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ पड़ा हुआ है। तो क्या सर ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा? नहीं कर सकता। कॉपर +2 से क्या +3 में गया आज दिन तक? कभी देखा कॉपर +3? एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है वो वहाँ पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, हर कोई बाहर पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाता कि बाहर पड़ा हुआ है तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट बना लेंगे साहब, बाहर पड़ा हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये दो एग्जाम्पल जो हैं वो ट्रांसफर रूल के हैं। कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, कैसे करना है थोड़ा सा 1-2 के आइडिया बता रहा हूँ। K4FeCN6 है, आयरन +2 में आएगा, ठीक है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो +2 में D6 होता है, तो D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है? T2G6 Eg0। जैसे ही D6 निकाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड में उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आया, Eg खाली हुआ। जैसे ही Eg को खाली देखा आपने और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है, देख लो कहीं नहीं आएगा, तो आप डायामैग्नेटिक बोल दो, D2sp3 बोल दो, क्योंकि Eg खाली है। तो जब Eg खाली देखो T2sp3 बोल दो। तो सर ये S और P3 कहाँ है? अरे ये तो बाहर से आए हैं, 4s 4p। D2 तो इसकी वजह से लिया है कि Eg खाली है, इस वजह से D2 लिया है। ये जो D2 लेते हो तुम, ये हमेशा याद रखना Eg खाली देख के। D2sp3 इनर और इन्हें बोला जाता है लो स्पिन। ये लो स्पिन हाई स्पिन आपको कहाँ बोलना है? D4 से D7 तक बोलना है। क्या लो स्पिन हाई स्पिन आप D1 D2 D3 के लिए बोल सकते हो? नहीं। क्या D8 D9 D10 के लिए बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि इन तीनों कंडीशंस में शुरुआत की 3 और आखिर की 3 यानी कि 6 कंडीशन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड का कोई असर नहीं होता, इसलिए लो स्पिन हाई स्पिन नहीं बोला जाता। उसके बाद ये आयरन जैसे +3 में है तो D5 है, साइनाइड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। D5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड में T2G5 Eg0 होता है। T2G5 की वजह से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, एक नीचे बच रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेरा। Eg खाली है, D2sp3 इनर लो स्पिन। सही है, ऐसा आप कर सकते हो। VCO5 हमने कर लिया है, मैं इसको राइट टिक कर लेता हूं बिकॉज हमने ये चीज कर ली है। 9 नंबर अभी आपको बता रहा हूं थोड़ी देर बाद, ठीक है।
जहां जहां ध्यान रखना है, कोबाल्ट +3 में है, ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो अब इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड के हिसाब से करना है ना, इसकी जो फिलिंग करोगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के हिसाब से करना। अगेन कोबाल्ट +3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के हिसाब से करना है ना। टेट्राहेड्रल है ना, आप चाहो तो वीबीटी लगा लेना, ज्यादा अच्छा तो वही है, टेट्राहेड्रल में है तो वीबीटी लगा लेना, नहीं तो आप सीएफटी से भरोगे तो भी ऐसा ही भराएगा। और सीएफटी से टेट्राहेड्रल में जब आप भरते हो तो आपको पेयरिंग नहीं करवानी होती है 1 2, क्योंकि यहां पे 2 नीचे हैं 3 ऊपर है, 1 2 3 4 5, तो E2 T2 3, जी तो हट जाता है यहां से, तो E2 T2 3 हो जाएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। आप वीबीटी से कर लेना, ज्यादा आसान है, इसको वीबीटी से कर लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को वीबीटी से कर लेना। 9वां मैं बता रहा हूं, 10वें में ध्यान रखना, मैंगनीज +2 है अमोनिया के साथ, तो अमोनिया वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। 11 में दिक्कत आएगी नहीं। 14th हम कर चुके हैं, ऑलरेडी डन है, ठीक है। 20वें में ट्रांसफर रूल है, करवा दिया है। 22वें में ध्यान रखना, मरकरी है, 5D सीरीज का एलिमेंट है, बट क्योंकि मरकरी +2 में है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो फर्क नहीं पड़ता। और इन सब के बाद कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सब के आंसर्स भी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको आंसर्स भी दे रहा हूं और होमवर्क भी दे रहा हूं, करना है आपको बेटा, आंसर्स भी करने हैं, होमवर्क, आंसर्स देखने हैं, करना खुद है, और मैं आपको दे रहा हूं। फिर आती है बात कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफटी, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे हम, क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफटी देख लेते हैं फटाफट फटाफट, वो की बहुत बड़ी बात नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफटी, अच्छा वो 9 नंबर वाला क्वेश्चन जो मैंने कहा था मैं अभी करवाता हूं, वो देख लो कैसे। FeH2O5NoSO4 है ना, यूनिक केस है, आयरन और NO जब होता है साथ में तो NO+ होता है, ये आपको मैंने पहले सिखा रखा है। तो NO को प्लस मानोगे तो +1 जाएगा तो -1 आएगा, 0 जाएगा 0 आएगा, बाहर से SO4 2 माइनस देगा तो +2 आएगा, -1 +2 आयरन +1 हो जाएगा। आयरन का +1 में ऑक्सीडेशन नंबर ये आएगा, जिसमें आपको एक S में इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। S के इलेक्ट्रॉन को तो हमें ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, विदाउट S हम कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते। जब भी S के किसी इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे, जैसे हमने NiCO4 और FeCO5 में देखा, हमने वहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, इसमें भी अब एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, कर दिया। जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, अब ये D7 4s0 बन गया, ठीक है, अब ये D7 4s0 बन गया, अब D7 4s0 बन गया। अच्छा, इसे कहते हैं क्या, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में कोई रिंग नहीं होती, ये कॉम्प्लेक्स एक रिंग की तरह बनता है, जब हम नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं तो बनता है। हम ये सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स BRC नाइट्रेट का टेस्ट करते हुए टाइम बनता है, ठीक है भाई। तो D7 है, अब आपको वीक लिगेंड की तरह कंसीडर करना है, D7 है, वीक लिगेंड की तरह कंसीडर करना है। वीक लिगेंड इसलिए कंसीडर करना है ना, क्योंकि एक तो H2O है, दूसरा NO जो है वो प्लस है, तो ठीक है, हमें उसे वीक लिगेंड ही मानना है। एक तो H2O5 है और दूसरा NO+ है, अब पॉजिटिव वाला कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, तो ठीक है, वो वीक ही है। तो वीक के मामले में फिर D7 हो जाएगा T2G5Eg2, और T2G5Eg2 निकालोगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3, और ऑक्टाहेड्रल आएगा और sp3d2 आएगा, बिकॉज Eg में इलेक्ट्रॉन है तो sp3d2। Eg खाली हो D2sp3 बोल दो, Eg भरा हुआ हो sp3d2 बोल दो, ये कॉम्प्लेक्स। तो ये एक यूनिक केस है, ये मैंने आपको करवा दिया है, जो कि मैंने आपको कहा था मैं करवाऊंगा, ठीक है। आइए, फिर ये MDJ है, वैसे जरूरत नहीं है, पता ही है आपको कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो पहले दूसरे तीसरे में तो हमेशा Eg खाली ही मिलेगा, तो हमेशा D2sp3 ही होगा, क्योंकि 1 2 3 भरोगे तो Eg तो ऊपर खाली होगा। 8 9 10 में Eg कभी खाली होगा ही नहीं, कैसे ही भर लो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ऑलवेज आउटर होगा sp3d2। तो शुरू के 3 हमेशा इनर होंगे, है ना, और पैरा होंगे। आखिर के 3 हमेशा आउटर होंगे, जिसमें से 8 9 वाला पैरा होगा और 10 वाला डाया होगा। 10 बड़ा बढ़िया चीज है, किसी में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका मतलब है T2G और Eg पूरी तरह से पैक हो चुके हैं।
किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी मेटल के कॉन्फ़िगरेशन में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो उसमें कभी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, ऑलवेज डाया होता है। पहली चीज तो ऑक्टाहेड्रल हो, टेट्राहेड्रल हो, कुछ भी हो, स्क्वायर प्लेनर हो, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है पैक। मेटल के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, लिगेंड्स आके अनपेड इलेक्ट्रॉन रख देंगे नहीं, तो इसका मतलब है ये ऑलवेज डायमैग्नेटिक ही होगा। ये सील पैक होता है बेटा। नो इनर डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, कुछ नहीं। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो sp3d2 होगा, ये तो हमने यहां देख ही लिया, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हुआ तो वो कभी dsp2 नहीं हो सकता, वो कभी dsp2 नहीं हो सकता, वो sp3 ही होगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बनने के लिए dsp2 अंदर का d चाहिए। तो मैंने यहां बोला था कि चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो, स्क्वायर प्लेन मैंने गलत बोल दिया था क्योंकि स्क्वायर प्लेन तो कभी बनेगा ही नहीं वो, है ना, तो जोश जोश में आके, तो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो चाहे टेट्राहेड्रल हो, वो हमेशा ही डायमैग्नेटिक होगा। स्क्वायर प्लेनर तो वो कभी बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसे अंदर का डी कभी मिलेगा ही नहीं ना। तो ना तो d2sp3 बन सकता है, ना तो वो कभी d2sp3 बन सकता है, हमेशा sp3d2 ही बनेगा, ना ही वो कभी dsp2 बन सकता है। 4 में वो हमेशा sp3 होगा। और ये तो d10 कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत बढ़िया, मतलब इनमें अगर आप इतने सारे एग्जाम्पल्स में, ये जो मैंने आपको दिए हैं ये सब, इनमें अगर कहीं d10 कॉन्फ़िगरेशन आए मेटल का, तो आप ये देखो कि ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। आप तो ये देखो 6 है तो sp3d2 बोल देना, 4 है तो sp3 बोल देना, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता dsp2 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है बेटा। dsp2 के लिए अंदर का d चाहिए, वो मिलेगा ही नहीं उनको। तो ये मैंने आपको एक mdj दे दिया है। फिर एक और कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और d10 नहीं हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और d10 नहीं हो, क्योंकि d10 तो sp3 होगा, वो तो हम साइड में कर चुके हैं, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो 4d का है कि 5d का है, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, है ना, क्योंकि वो तो d10 है। अब आप 4d हो, 5d हो, नेता हो, कोई हो, है गुंडे हो, अरे हो तो हो, क्या करें, d10 हो, अंदर से डब्बा नहीं दे सकते बस। अब तुम चाहे 4d के भी हो, 5d के भी, क्या ही फर्क पड़ता है, अंदर से नहीं दे सकते। लेकिन बाकी कॉन्फ़िगरेशंस में अगर 4d 5d है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो स्क्वायर प्लेनर होता है। d10 में नहीं, क्योंकि d10 में पॉसिबल नहीं है। देख लो कैडमियम +2, मर्करी +2, 4d और 5d का होते हुए भी sp3 ही होंगे। d10 कॉन्फ़िगरेशन कभी भी देगा ही नहीं आपको स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। लेकिन अगर d10 नहीं है, अदर देन d10, है ना, d10 के अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन है, dsp2 आएगा। d10 के अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्या आएगा बेटा, dsp2 आ जाएगा। d10 के अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर में d10 आएगा। 4d 5d, 4d 5d, 4d 5d, ठीक है ना। आ जाइए तो प्लेटिनम पैलेडियम के कॉम्प्लेक्स जनरली स्क्वायर प्लेनर होते हैं, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, तो बस वही सब है इसमें। अब बात करते हैं जिसकी मैं कह रहा था, फिर क्वेश्चंस लगा लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग CFT। CFT को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब CFT का मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इस डेल्टा को, डेल्टा मतलब इनके बीच का गैप, बाड़ा डिस्टेंस, ये कब कम ज्यादा होगी, तो ये इन चीजों पर डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि कल के लेक्चर में मैं आपको दे चुका हूं। चार्ज ऑन CMI कि मेटल पर चार्ज कितना है, अगर मेटल पर चार्ज ज़्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। मेटल पर चार्ज सेम आ जाए लेकिन पीरियोडिक टेबल में पोजीशन अलग अलग हो, यानी कि अगर वो 4d 5d का है तो भी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ज्योमेट्री डेल्टा T, यानी कि आपका टेट्राहेड्रल से ज़्यादा स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर का होता है, अभी हमने समझा भी था। चिलेशन, रिंग फॉर्मेशन, ऑल्दो ये मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर होता है बट एनसीईआरटी कभी कभी उसमें गड़बड़ करता है। रिंग फॉर्मेशन एंट्रोपी फैक्टर से काम करता है। रिंग फॉर्मेशन जो है वो सिस्टम के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज करता है, इंटरनल सिस्टम में नहीं, आउटर एनवायरमेंट में एंट्रोपी बढ़ाता है। इस वजह से चिलेशन की वजह से कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होते हैं। इतने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं सवाल। नेचर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा तो स्प्लिटिंग ज्यादा, साइनाइड
और फ्लोराइड, इट विल बी मोर स्टेबल, मतलब इट हैज़ मोर मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग, मोर स्प्लिटिंग। NiCl क्लोरीन साइनाइड, इससे ऑल्दो ये ज्योमेट्री वाले पॉइंट से भी हो सकता है कि ये टेट्राहेड्रल है और ये स्क्वायर प्लेनर है, उससे भी हो सकता है, लेकिन ठीक है अभी हम नेचर ऑफ लिगेंड से चल रहे हैं तो वहां पे भी हो सकता है। चार्ज ऑन CMI, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अच्छा याद रखना, चार्ज ज्यादा डेल्टा ज्यादा, और जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसमें डेल्टा ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा, बिकॉज जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी ये गैप उतना ज्यादा बढ़ेगा, और गैप जितना ज्यादा होगा चांसेस है कि ये कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में बनता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो स्टेबल करता है। इसीलिए जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी वो पेयरिंग से आगे आएगी, और पेयरिंग से आगे आने पर चांसेस है कि नीचे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स EG में नहीं आएंगे, T2G में रिपीट होंगे, और जब T2G में रिपीट होंगे तो EG खाली रहेगा, और EG खाली रहेगा तो अंदर के D यूज हो सकते हैं, और जब अंदर के D यूज होते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, और जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। ठीक है, और एक तरीके से मैं बता सकता हूँ कि ये जो 3 डब्बे हैं, इन 3 डब्बों को हमने बेरी सेंटर में नीचे 0.4 डेल्टा O पढ़ा था, मतलब नीचे जितने इलेक्ट्रॉन्स तुम भरोगे वो मल्टीप्लाई, लेट सपोज नीचे 1 2 3 4 5 है तो 5 मल्टीप्लाई होंगे 0.4 डेल्टा O से, तो ये -2.0 डेल्टा O हो जाएगा। माइनस हमेशा एनर्जी को रिलीज होना दिखाता है, ये रिलीज्ड एनर्जी है। अब ऊपर वाले में जब जाते हैं ना तो वो तो प्लस होता है बेटा, मतलब इनमें भरे हुए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बनाएंगे, मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 0.6 डेल्टा O, यानी कि प्लस का 1.2 डेल्टा O बनेगा, और प्लस का मतलब होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, और ये होता है एनर्जी रिलीज होना, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक चीज दिखाता है और वो एक एंडोथर्मिक चीज दिखाता है। मतलब वहां भरे गए इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को कम करते हैं, यहां भरे गए इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी को रिलीज की फॉर्म में निकालेंगे, बिकॉज वो माइनस है, वो 0 से नीचे है, जो 0 से नीचे है वो माइनस है। सो यानी कि T2G के अंदर भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स, T2G के नीचे भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स, T2G में भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, और यही कारण है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज़्यादा होने पर चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन नीचे ही रिपीट हो, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे ही रिपीट होंगे या पेयर होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे ज़्यादा रहेंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे माइनस में एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी, तो स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर +3 वाला स्टेबल होगा, आयरन यहाँ पर +3 है, H2O है, आयरन यहाँ +2 में है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। NiF6 2-, NiF6 4-, ये 6 6 2-, 4-, ये +4 में है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इनफैक्ट मेटल जब +4 में होता है तो सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इन दिस केस फ्लोराइड विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिकॉज मेटल इज प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सही बात है भाई, चले आगे बढ़ते हैं। चार्ज सेम हो और जेड इफेक्टिव ज्यादा हो तो जब हम नीचे आते हैं तो 50 to 40 मतलब 40 to 50% जेड इफेक्टिव 3D से 4D पे आने पे बढ़ता है, और 4D से 5D आने पर फिर से 30 to 40% जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो कुल मिला के इन दोनों का हम हाई जेड इफेक्टिव मान लेते हैं, उसका नहीं मानते। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो जैसे Ni है, PD है, PT है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। सो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे। आयरन 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 है ना, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, फिर रूठा ऑफिसर, तो +2 +2 +2, आयरन भी +2 है, Ni वहां सब में +2 है, लेकिन फिर भी ये sp3d2 होता है, इसमें पेयरिंग हो जाएगी तो ये d2sp3 होते हैं। ये पेयरिंग करवा लेंगे, क्यों? क्योंकि रुथेनियम के साथ ये H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, यहां ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे, यहां ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे, यहां ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे, यहां ये वीक लिगेंड की तरह काम करेगा, यहां ये वीक लिगेंड की तरह काम करेगा, यहां ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, यहां ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। रीजन है सामने मेटल 4D 5D के होंगे, और 4D 5D के साथ लगभग सारे लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं, इस वजह से। फिर आती है ज्योमेट्री। हम जानते हैं सबसे ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल और सबसे कम ये
ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में, सॉरी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में ये रिलेशन होता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में ये रिलेशन होता है। एसपी मतलब स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में ये रिलेशन होता है कि एक 1.33 टू 1.7 टाइम्स तक वैल्यू दी होती है। ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है वो 1.33 गुना ज़्यादा होता है। स्क्वायर प्लेनर जो है वो ऑक्टाहेड्रल से 1.33 गुना ज़्यादा होता है। तो कहीं पे तुमको दिख जाए टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर विल बी मोर स्प्लिटिंग। हम तो जानते हैं कि ये यहाँ पे ये टेट्रा है और ये स्क्वायर प्लेनर है, यहाँ पे ये स्क्वायर प्लेनर है, ये टेट्रा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। उस रिलेशन पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक सवाल है कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का जिसमें 18,000 सीएम इनवर्स डेल्टा ओ आता है, तो इसके लिए निकालिए। तो रिलेशन ये रहा, यहाँ वैल्यू निकाल दीजिए, आप निकाल दीजिए 4/9 इंटू 18,000 से वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा ये 8,000 सीएम इनवर्स इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जो आएगी वो 8,000 आएगी, डेल्टा ओ की वैल्यू जो है वो 18,000 है, तो डेल्टा टी की वैल्यू उसकी 4/9 होती है, तो 4/9 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट आता है चिलेशन। चिलेशन देख लेते हैं। चिलेशन क्या है, देखो चिलेशन रिंग फॉर्मेशन, इसमें रिंग नहीं है, इसमें रिंग है। कहीं पर रिंग हो तो फिर नंबर ऑफ रिंग ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये रिंग नहीं है, ये रिंग है, ये रिंग नहीं है, ये रिंग है, ये रिंग नहीं है, नहीं ये रिंग है, ये भी रिंग है, लेकिन इसमें 2 ही रिंग बनेगी, इसमें 3 रिंग बनेगी, तो 3 रिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ये देखो, ये याद है ट्राई-ईएन, पहले लेक्चर में ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन 3 रिंग्स बनाता है 5-5 मेंबर की, तो उसमें 2 ही रिंग बनेगी, इसमें 3 रिंग बनेगी, है ना, क्योंकि वो एक ही रिंग बनाता है और ये 3 रिंग बनाता है। चले आगे भी, तो रिंग फॉर्मेशन से भी स्टेबिलिटी आती है। यहां रिंग नहीं है, यहां रिंग है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो, बाकी तो आप कर सकते हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ 6 H2O है, इसमें वीक मिल गए तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। भाई इसमें थोड़े और वीक आ गए ना, H2O से भी वीक है। NiF6 ये तो कर ही लिया था हमने कि वाला, है ना, 4 जोन CMI से हो जाएगा। यहाँ साइनाइड है, फिर NO2 है, फिर H2O है, तो साइनाइड के बाद NO2 फिर H2O, ठीक है। तो ये लिगेंड स्ट्रेंथ से हो जाएगा। होमवर्क हटा देता हूँ मैं, हमने खुद ही कर लिया। सही भाई, ये वाला सवाल जरूर कर लेना, ये वाला होमवर्क है, ये कर सकते हो आप, ये वाला सवाल आप कर सकते हो, ये होमवर्क है, कर लेंगे भाई, पक्की बात है, ठीक है। अब CFT में हमारे पास बच रहा है क्या, कुछ कैलकुलेशन वाला छोटा सा पार्ट बच रहा है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आज छोड़ के जा रहा हूँ, कल सॉल्व करेंगे। जो सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ वो करने हैं आपको, कर लोगे पक्का। कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जाऊँगा, कुछ नहीं, अच्छे खासे नंबर में मैं क्वेश्चंस छोड़ के जाऊँगा, वो करने हैं, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ढेर सारे क्वेश्चंस छोड़ के जाऊँगा। ऑक्टाहेड्रल के लिए CFT लगाना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए VBT लगाना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए CFT लगाना। जितने भी सवाल दूंगा ध्यान रखना उसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए CFT लगाना, इजी हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए VBT लगाना इजी हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हम CFT ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।